हमारे मैदे का हमारे जिस्म में काम क्या है, ये कब कितना काम करता है और ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है, फिर जाके पता चलेगा कि हमें इसका कैसे ख्याल रखना है। जितने भी मैदे के अमराज इस वक्त बढ़ रहे हैं, सब नुस्खों से, मुजर्रब नुस्खों से पहले ये है कि इसको खाली रखें। मेडिकल स्टोर्स के ऊपर रश लगा हुआ है मैदे के कैप्सूल का। हर बंदा या तो गैस्ट्रिक पेशेंट है या उसको कब्ज है, तो इसकी क्या वजह है? एक तंदुरुस्त मैदा जो है कितनी देर में खुराक को हजम कर लेता है? 5 घंटे के बाद एक खुराक हजम हो गए, छठे घंटे के बाद 7वें घंटे में भूख लग जानी चाहिए। पहली बात यह है कि बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं, और खाना तो सुन्नत भी खाए है। हुए, पेट भरे हुए कभी खाना ना खाएं। सिर्फ 3 चीजों का नुस्खा है। पखड़ा ये 100 ग्राम ले लें, कासनी 50 ग्राम ले लें और सौंफ 50 ग्राम ले लें। तीनों चीजों को पीस के इनका एक 0 साइज का कैप्सूल बना लें। इंशाल्लाह काफी हद तक आपको मुआवन होगा और आपकी मैदे की बहुत सारी दवाइयां छूट जाएंगी। तो देसी घी के पराठे और ये अंडे वगैरह इसका हैवी डोज नाश्ता नहीं है जिन लोगों के डेस्क जॉब करनी है। मेरा एक डाइट चार्ट बड़ा आम है। सुबह कोई भी बंदा जो ऑफिस वर्क वाला है, सुबह जौ का दलिया खाए 1 प्लेट। अगर डायबिटिक है तो इसमें दारचीनी का सफूफ उस पर डाल दे। दोपहर को मिक्स फ्रूट खाए जो मौसम के लिहाज से, बगैर मौसम के कभी फल नहीं लेने चाहिए। गल वेले दी फल मौसम। रात को 1-2 सिर्फ चपाती जो ऑफिस वर्क वाले लोग, ये इनका बेहतरीन डाइट चार्ट। अमूमी पेट में दर्द हो जाती है तो क्या करना चाहिए? सिर्फ 2 चुटकी अजवैन, 15 पत्ते पुदीने के, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उतारें, थोड़ा सा शहद डाल दें, 1-2 बार दिन में पीना शुरू कर दें। ये पेट दर्द को बहुत जल्द ठीक कर देता है। जिनको मुस्तकिल गैस रहती है, खत्म ही नहीं हो रही, एक काम कर लो, 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, ये हर 3 घंटे के बाद मुंह में रख के इसको चबाते रहा करें। आम आदमी कैसे ये तशखीस करे कि उसका जो मैदा है अब उसे किसी हकीम के पास ले जाने की जरूरत है? 18 घंटे गुजर जाने के बाद भी वॉशरूम नहीं आ रहा और ऐसा 1 हफ्ते से हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आप किसी बीमारी में आ गए हो। गुर्दों की पथरी का भी बता दें, ये क्यों हो जाती हैं और इससे इतनी तकलीफ में मुब्तला लोग हैं, वो कैसे इससे निजात हासिल कर? वेप बहुत ज्यादा पिया जा रहा है, ई सिगरेट जिसे कहते हैं। उस सिगरेट छोड़ने के लिए लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि देखें जी, हम सिगरेट नहीं पीते, हम वेप पीते हैं। वो सबसे ज्यादा दिमागी आसाबी निजाम को मफलूज कर रहा है। वेप के कितने नुकसान हैं? जो सिगरेट के हैं उसको 10 से ज़रब दे दें। जिनको बार बार वॉशरूम आ जाता है या उनमें ठहराव नहीं होता, वो सिर्फ है खुश्क आंवला 50 ग्राम, ठीक है, किक्कर फली 50 ग्राम, ठीक है, और सौंफ 50 ग्राम। ये पहली बार आपको मैंने नुस्खा दिया, सर। ठीक है। ये वाला सुबह खाली पेट आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों को पखाने में चर्बी बहुत ज्यादा आ रही है, ब्लीडिंग तक भी होने की कैफियत बढ़ रही है, उनको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट खावर बुखारी। नाज़रीन, हिकमत जो है एक बहुत ही कदीम पेशा है और जो हमारे हकीम हैं, जो असल हकीम है, वो नब्ज़ पकड़ के बता देते हैं कि बंदे को बीमारी क्या है। ऐसे ही एक हकीम हमारे साथ आज मौजूद हैं, हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुक्र। हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम स्टार्ट करते हैं अमराज़ मैदा से। मैदा आजकल हर बंदा जो है इस बीमारी का शिकार है कि उसका जो स्टमक है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लोग कैप्सूल खा रहे हैं, साशे पी रहे हैं हर खाना खाने से पहले। इसकी वजह क्या है? और जो मैदे के अमराज हैं, ये किस टाइप के अमराज होते हैं और कितने टाइप के अमराज होते हैं? पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमें ये मालूम हो चुका हुआ है कि हमारे जिस्म के जितने अमराज हैं वो अमराज मैदा के ही बाद पैदा होते हैं। पहले तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक किसी भी बीमारी की वजूहात को ना जाना जा सके, उसके असबाब क्या बन रहे हैं, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। अमराज मैदा जो हैं, कई सारे नाम आपको, आप सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे पेजेस में उसकी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ लोग सीने की जलन के नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पेट के अफारे के नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती उसके नुस्खे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को कब्ज़ हो चुका हुआ है उसके नुस्खे ढूंढ रहे हैं। ठीक। और ये देख लें कि अब जाके ये चीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो अयां हो चुकी हुई है। अगर हमने अपने मैदे का ख्याल ना किया, मेरा एक माटो है पैगाम सेहत। पैगाम सेहत क्या है? पैगाम सेहत का पैगाम, तंदुरुस्त मैदा तंदुरुस्त इंसान। तंदुरुस्त मैदा तंदुरुस्त इंसान। तंदुरुस्त जैसे कि इंसान। जो स्टमक है उसका तंदुरुस्त होना इतना ज़रूरी है कि वो पूरा इंसान का दारोमदार उसके ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे? मतलब देखें ना, हमने जो खाना है वो जुज़्वे बदन बनना है, उससे खून बनना है,
उससे आयरन आना है, जी उससे कैल्शियम आनी है, जो ग़िज़ा लेनी है उससे आनी है ना। जी बिल्कुल तो ऐसे ही अगर है। वो ग़िज़ा हज़म होने से पहले ही अपनी अफ़ादियत खो दे और वो मैदा उसको सही तरह से हल ना कर सके, या उसमें से जो चीज़ें उनको लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पा रहा है, हम्म, तो फिर सारी चीज़ें जिस्म के अंदर ख़राबी जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू हो जाएगी। वो आप किसी भी जगह को, किसी भी मर्ज़ को छेड़ के देख लें। तो इसलिए मैदे के अमराज की तरफ हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमारे मैदे का हमारे जिस्म में काम क्या है, ये कब कितना काम करता है और ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। ठीक ठीक है। जब हमें पता चले इसकी कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है, कितनी है? फिर इस पर हम दबाव क्या इसकी ताकत की मुनासबत से दे रहे हैं, या इस पर कोई जुल्म कर रहे हैं, या कोई दबाव दे रहे हैं, तो फिर जाके पता चलेगा कि हमें इसका कैसे ख्याल रखना है। ठीक है। इसके बाद ही सारी चीज़ें फिर हल हो सकती हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आए दिन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर रश लगा हुआ है मैदे के कैप्सूल का। हर बंदा या तो गैस्ट्रिक पेशेंट है, गैस के मामलात हैं उसके साथ, या उसको कब्ज़ है, और हर बंदा जो है वो ठीक तरह से खाना खाकर भी उसे या तो भूख लगी रहती है, मज़ीद हिर्स है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बाहर का ज़्यादा खाना और घर का छोड़ देना, क्या वजह है इसकी? चलिए, मैं तो एज ए तबीब एक छोटा सा खादिम हूँ, हिकमत से रिलेटेड हूँ, कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ। आप एक आम इंसान के तौर पर मुझे बताएं, मैदा ख़राब होने की क्या वजह हो सकती है फ़ी ज़माना। फ़ी ज़माना मैदा मेरे हिसाब से तो बाहर का पब्लिक खाना। असेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, एज ए तबीब नहीं। हम क्या जान सकते हैं कि ये मैदा क्यों ख़राब हो रहा है? बाहर का खाना ज़्यादा खाया है, इसकी वजह से। प्रॉपर टाइमली नहीं खाया इसकी वजह से, और कोई एसिड ज़्यादा हो गया है मैदे के अंदर जो उसका। मतलब एक एक आम बंदे को भी ये पता है कि इन चीज़ों से मेरा मैदा ख़राब हो रहा है। हुँ, आम बंदे को भी चलते-चलते ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आउटिंग करूँगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाऊँगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। हुँ, मैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाऊँगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। मैं गैर ज़रूरी तलब के बाद खाऊँगा, मतलब मुझे तलब नहीं है, हुँ, फिर भी मैं खाना खाऊँगा, मैदा ख़राब हो जाएगा। जी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान खुद ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक, तो मालूम होने के बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं, ये भी चलता रहे, कैप्सूल भी चलता रहे, हुँ, फक्कियाँ भी चलती रहें, ये भी निज़ाम हाँ, चलता रहे, तो ये एक वक़्त तक तो चल सकता है। एक वक़्त तक तो ये हुँ, चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं। कुछ वक़्त के बाद मैदे के कैप्सूल भी काम करना छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। फक्कियाँ भी काम करना छोड़ देती हैं। तो जब फिर मैदे के अमराज़ बिगड़ जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी को शुरू होता है सीने की जलन में हल्का-सा मसला हुँ, है। जी, मतलब वो खाना खाता है या खाने के बगैर उसको जलन होती है। एक होती है खाना खाने के बाद जलन होना, एक होता है खाने से पहले ही जलन होती रहती है, सीने पे दबाव होता रहता है। ठीक, तो वजूहात जाननी पड़ेंगी, मालूम करनी पड़ेंगी कि बुनियाद क्या बन रही है। अगर तो खाना खाने से पहले जलन हो रही है, हुँ। तो इसका मतलब है कि ग़िज़ा की नाली में कोई मसला ऐसा आया हुआ है जो खाना पहला खाने से पहले ही पहले जलन, जलन हो, मतलब हमने जो पहले वाला खाना खाया था, वही नहीं अभी हज़म हुआ। वही अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो के वो आगे मूव नहीं किया, तो उसके कुछ असरात हैं, तो उसकी जलन कायम है। ठीक, लेकिन अगर खाना खाने के बाद जलन होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि मैदे ने उसको हज़म करना था 4 घंटे में, उसने नहीं किया। हुँ, उसके अपना काम ठीक तरह से नहीं किया, या पहले से उसमें कोई एसिड ऐसा मौजूद है, जो फिर वापस एसिड की शक्ल में जो है वो वापस आ रहा है, तो हुँ, फिर वो सीने की जलन में एक अहम रोल अदा अदा करता है। कर। कितनी देर में एक तंदुरुस्त मैदा जो है, एक तंदुरुस्त स्टमक जो है, कितनी देर में खुराक को हज़म कर लेता है? 5 घंटे के बाद एक खुराक हज़म हो गई, छठे घंटे के बाद 7वें घंटे में भूख लग जानी चाहिए। मतलब कि एक मील के अंदर का जो टाइम है, वो 7 से 8 घंटे का होना 7 चाहिए। घंटा, कम से कम 7 घंटे में भूख लग जानी चाहिए, ठीक है। फिर नई खाने की तलब होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है कि 9 बजे नाश्ता किया है, 1 बजे दोपहर के फिर खाना खा लिया। तो तो ये मेरी शुरू की बात आप ज़हन रखें ना, हम इसकी तलब के बगैर इसको दे रहे हैं। अभी नाश्ता हज़म नहीं हुआ और मैदा खाना। ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। मैं बहुत सारी जगहों पे ये कह रहा हूँ, नुस्खे देना बाद की बात है, एहतियाती तदाबीर बताना बाद की बात है, ग़िज़ा को मेंटेन रखना बाद की बात है। हुँ, पहली बात ये है कि बगैर भूख के कभी खाना ना खाएँ, हुँ, ठीक, बगैर भूख के कभी खाना ना कभी खाएँ, ना आए। और ये खाना तो सुन्नत भी खाए है। हुए, पेट भरे हुए कभी खाना ना खाएँ। हुँ, आपका सुन्नत है ये पेट तो। भरा हुआ है,
कभी खाना ना खाएं। मतलब आपने एक जगह पे खाना खा लिया है और किसी दूसरे बंदे ने आपकी दावत बुला ली है और बड़ा अच्छा खाना उसने रख दिया है, तो आप पर वाजिब नहीं है कि उसको खाएं। वही खाना है, बिल्कुल। आप अपनी तलब पे रखें ना। मैदे का इलाज और अमराज मैदे का इलाज, जितने भी मैदे के अमराज इस वक्त बढ़ रहे हैं, सब नुस्खों से, मुजर्रब नुस्खों से पहले ये है कि इसको खाली रखें। खाली रखें इसको जितना। अच्छा, हकीम साहब, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग मैदे के कैप्सूल लेते हैं, साशे लेते हैं, मेडिकल स्टोर्स भरे पड़े हैं मैदे के, उनका कितना नुकसान है? और आया अगर किसी को बड़ी हद ज़रूरत है तो ले लेना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, तर्क करनी चाहिए ये आदत? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मैदा हमारे जिस्म में अपना एक फ़ेल पूरा करने के लिए रखा है। हुँ, जिगर अपना फ़ेल पूरा करता है, किडनी अपने फ़ेल पूरा करते हैं, ठीक। फेफड़े अपना फ़ेल पूरा करते हैं। ये सब अपने-अपने एक हिसार में चल रहे होते हैं। मैदे का जो काम था ग़िज़ा को एडजस्ट करना और ग़िज़ा को मेल्ट करने के बाद हज़म वाला प्रोसेस शुरू करना, हुँ, अगर हम उसके इस फ़ेल में मुआवन साबित नहीं होंगे, ये किस तरह हम मुआवन मैं साबित वही मेरे कह को? रहा हूँ, जी। मुआवन साबित ये होंगे कि वो पहले से भरा हुआ है, उसको सुकून लेने दें। हुँ, वो जी। भरा हुआ है, उसको साह लेने दें, उसको कोई नरमी आने दें, थोड़ा-सा सुकून लेने दें। हम उसको नहीं साँस लेने देते। हम हुँ, कहते हैं, हमने खाना है और दवाइयों के साथ खाना हज़म करना है। ठीक, ठीक है। हालाँकि मैदे का अपना फ़ेल था उसको हल करना। हुँ, हमने मैदे के उस फ़ेल को हैबिटेड कर दिया दवाइयों के, डिपेंडेंट कर दिया दवाइयों के। तो जब वो दवाइयों के डिपेंडेंट हो गया, तो उसके जो अपने अफ़ाल थे, ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाने वाले, हल करने वाले और बहुत सारी चीज़ों को मेल्ट करके आगे आंतों में मूव करने वाले, फ़ुज़ला ख़ारिज करने वाले, वो फिर अपने काम से वो पीछे हट गया, उसकी सुस्ती आ गई, हज़म सुस्त हो हुँ, गया, तबख़ीर पैदा हो गई। ज़्यादा देर तक मैदा ख़राब हुआ, मैदे में अल्सर के चांसेस बन गए, एच पाइलोरी पॉज़िटिव हो गया, हुँ। नया नाम आईबीएस आ गया, उसके अफ़ाल में। एच पेलोरी क्या, ये क्या चीज़ ये है ये? एक मौजूदा दौर में जो मैदे का एक इकलौता टेस्ट है जो मिलता है, हुँ, ताकि ठीक। पता चल सके कि मैदे में कुछ अमराज़ हैं, तो उसमें से एच पाइलोरी पॉज़िटिव पॉज़िटिव आ और गया, उसका तर्जुमा किया जाता है कि ये अल्सर है। अल्सर है, ठीक। अल्सर हालाँकि ऐसा नहीं होता, अल्सर मीन ज़ख्म। मैं यहाँ से भी ये जी। अल्सर पे भी आपके पास वो आऊँगा। आते हैं जी, जैसे अल्सर मतलब आईबीएस हो गया, एच पाइलोरी हो गया, ये सारे मैदे में हमने बीमारियों को पाले रखा, वहाँ पे पड़ी रहीं, उन्होंने मैदे के अफ़ाल को कमज़ोर किया और हम दवाइयाँ खा-खा के अपनी ग़िज़ा को हज़म करते रहे। उसका फिर अपना हज़म करने का निज़ाम सुस्त हो गया। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ देर के लिए देखिए हमारे पुराने ज़माने में अरसा दराज से कुछ लोग चटनियाँ बनाते थे घर में। जी, बिल्कुल। दोपहर के टाइम पे चटनियाँ जी, बना के जो है बिल्कुल। वो खाते थे या अपने नाश्ते को अपनी जिस्मानी मशक्क़त की बिना पर रखते थे। जी, बिल्कुल। मतलब जितनी किसी की मेहनत है उतना हुँ, उसका नाश्ता है, हुँ, जितनी जिसकी मेहनत कम है उतना उसका नाश्ता थोड़ा-सा कम है। आज हमने इस तरह से नहीं किया, हम ये तवज्जो करते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दस्तरख़्वान पर लापरवाही जो होती है वो अमराज़ मैदा को जन्म देती है। जन्म देती है, बिल्कुल, ठीक है। जब हम वहाँ से लापरवाही शुरू कर देते हैं, फिर इलाज में लापरवाही क्या होती है कि हम कहते हैं बस ठीक है ये हज़म हो जाएगा, फिर चलो खा लाँगा, मैं जितना मर्ज़ी खा लाँ, एक गोली खा लेनी हज़म हो जाना हज़म हो सारा जाना, कुछ। बिल्कुल। उससे फिर नुकसान बढ़ जाता है। अगर आपके लिए कोई मसाइल ऐसे पैदा हो गए हैं, मैंने वैसे अपने मरीज़ों के लिए एक देसी मैदे का कैप्सूल बनाया हुआ है। वो क्या है? देसी मैदे का कैप्सूल है, वो बहुत सारे लोग उससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर चुके हुए हैं। सिर्फ़ 3 चीज़ों का नुस्ख़ा है। ठीक है। नुस्ख़े हालाँकि एंड में होते हैं, लेकिन हाँ, ज़िम्नन हाँ। आ गया तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो नहीं, 3 चीज़ों का एंड पे जो नुस्खे हमने पूछने हैं वो भी हमसे आपसे वो तो पूछेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, ये तो ज़िम्नन आ गया उसमें। जो लोग अरसा दराज से मैदे के कैप्सूल खा-खा के जो हैं वो परेशान हो चुके हुए हैं, वो एक बार ज़रूर ये ट्राई करें। जी, क्या है? वो 3 चीज़ों का नुस्ख़ा है। पखड़ा, पखड़ा, ये गोखरू मिलता है, गोखरू, गोखरू, पखड़ा। ठीक है। पंसारी के पास जाएँगे ना, ये पखड़ा एक चीज़ मिल जाएगी, सही है, काँटे-काँटे छोटे-छोटे होंगे। ठीक है, ये उनसे ले लें, पखड़ा ले लें, ये 100 ग्राम ले लें, कासनी ले लें, ठीक है। कासनी के बीज ये मिलते सारी हैं, चीज़ें पंसारी की दुकान आराम से से हैं। मिलने वाली हैं। कासनी 50 ग्राम ले लें और सौंफ 50 ग्राम ले लें। ठीक है। पखड़ा, कासनी और सौंफ, बस ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों को पीस के इनका एक ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल बना लें। हुँ, अगर आपको कैप्सूल ही खाना है, हुँ,
तो ये तो खा फिर आप लेंगे। ये कैप्सूल खा लें ताकि इसका कोई नुकसान ना हो और ये आपको आदत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैप्सूल नहीं आप खा सकते तो इसका वैसे ही छोटा आधा चम्मच जो है वो सुबह खाली पेट पानी के साथ ले लें और शाम को खाने से पहले आधा घंटा पानी के साथ ले लें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको मुआवन होगा और ये आपकी मदद करेगा कि आपकी मैदे की बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाएँगी और इसके साथ मैदे का हज़म का निज़ाम बेहतर हो हकीम जाएगा। साहब, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिसकी जितनी मुशक्क़त होती थी उसका उतना जो नाश्ता या खुराक उसकी उतनी होती। अब हम हमारे यहाँ देखा जाता है कि देसी घी को बहुत जो ग्लैमराइज़ किया जा रहा है, देसी घी के पराठे, कहा जा रहा है कि सेहत सेहत की तरफ लोगों को लेके आने की वजह से देसी घी। लेकिन वो जो पुराने लोग थे वो खेतों में काम करते थे। हम जो नई जनरेशन है या दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको किस तरह का नाश्ता करना चाहिए और कब खाना चाहिए उनको? दोपहर का खाना कब खाना चाहिए दोपहर में, और फिर रात का खाना कब खाना चाहिए? मेरा उनके एक लिए तो देसी घी के पराठे और ये अंडे वगैरह इसका हेवी डोज़ नाश्ता नहीं है, जिन लोगों के डेस्क जॉब करनी है। हाँ जी, मेरा एक डाइट चार्ट बड़ा आम है, बहुत सारे लोग उसको अपना रहे हैं। सुबह कोई भी बंदा जो ऑफ़िस वर्क वाला है, सुबह जौ का दलिया खाए, 1 प्लेट ठीक है। जौ का दलिया ले ले। अगर डायबिटिक है तो इसमें दालचीनी का सफ़ूफ उस पे डाल दे, हुँ, यानी सफ़ूफ दालचीनी पीसी हुई वो उसके ऊपर डाल दे, ये उसका नाश्ता है। हुँ, दोपहर को मिक्स फ्रूट खाए जो मौसम के लिहाज से हैं, हुँ, ठीक है। बगैर मौसम के कभी फल नहीं लेने चाहिए। असी बड़े जनाब बढ़ के करने हैं हम, ये मौसम नहीं था या मैंने खा लिया। फ्रोज़न फ्रोज़न फूड हम खाते हैं, मौसम के फल, गल वेले दी फल मौसम फल दा। मौसम दा, बिल्कुल। बस वक़्त पे एक बात कर लें तो कारआमद है। जो मौसम है जिसका, वो फल लें और ये दोपहर को 1 प्लेट बना लें आप और ठीक इस है। पे काली मिर्च डाल दें, पीसी हुई काली मिर्च। काला नमक नहीं, नहीं, मिर्च। नहीं, मिर्च डालें, मिर्च, काली मिर्च डालें। ठीक है। रात को 1-2 सिर्फ़ चपाती लें, जो ऑफ़िस वर्क वाले लोग हैं। ठीक, ये इनका बेहतरीन डाइट चार्ट है। बेहतरीन। बेहतरीन, ये आपके जिस्म के असाब को मज़बूत करेगा, थकने से महफूज़ रखेगा। जो जिस्म में बहुत सारी आपके लिए थकावट बन रही है, वीकनेस बन रही है या आप गर्दन में असाब काफ़ी मसला हो रहा है, ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपका पॉडकास्ट करने से पहले मुझे कुछ सवालात आए हैं। मैं उनमें से एक सवाल बरसबिल तज़किरा आपके सामने रखता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि उनके मैदे के अंदर जी, इस किस्म की तकलीफ़ उठती है कि यहाँ वो दर्द उठती है, मिड के अंदर वो दर्द उठती है और साँस लेना भी उनका मुश्किल हो जाता है। सही। इतना मुश्किल साँस लेना हो जाता है कि उठा भी नहीं जाता उनसे। हुँ। उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं, कब्ज़ वग़ैरह के उनको इश्यूज़ रहते हैं। क्या वो ऐसा करें? क्या, हालाँकि जवान आदमी हैं, क्या ऐसा करें कि वो उनको इस दर्द से इलाज मिल सके? सिर्फ़ दर्द से जानने के बाद तो नहीं कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता कि इसके लिए कौन-सी चीज़ मुफ़ीद साबित हो सकती है। ये देखना पड़ेगा कि वो दर्द उनके फ़मे मैदा पे वरम है, उसकी वजह से है, ग़िज़ा की नाली में कोई ज़ख़म है, उसकी वजह से है, या उनको पुरानी कोई कब्ज़ बिगड़ी हुई है, तो उसकी वजह से कोई हाँ, सोज़िश उन्होंने एक बन चीज़ गई है है। कि खाना हज़म नहीं ये होता। सारी चीज़ें जो हैं, वो सब जब ऑब्ज़र्व की जाती हैं, तो फिर उसके बाद ऐसा होता है। अमूमी तौर पर पेट दर्द के लिए हमारा एक नुस्ख़ा अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो एक अमूमी पेट में दर्द हो जाती है तो क्या करना चाहिए? सिर्फ़ 2 चुटकी अजवाइन, 15 पत्ते पुदीने के, हुँ, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उतारें और इसमें थोड़ा-सा शहद डाल लें। अगर शहद ना भी डालें, तो वैसे ही इसको आप ना 1-2 बार दिन में पीना शुरू कर दें, ये पेट दर्द को बहुत जल्द ठीक कर हुँ। देता है। हकीम साहब, अब ज़रा आगे की तरफ आते हैं। जी। ये जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं लोगों को, ये किस किस वजह से हैं? और क्या हमें देखने को मिलता है कि लोग ये समझते हैं कि गैस की पेन है, लेकिन वो कई दफ़ा हार्ट की पेन होती है। तो इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है? इसको ज़रा थोड़ा चेंज कर दें। हुँ, एक नहीं, कई नहीं, सैकड़ों कई सारे लोग ऐसे हैं, वो इमरजेंसी में जाते हैं अपना दिल पकड़ के। दिल पकड़ के जाते हैं, बिल्कुल। मेरा दिल गया, मेरे हाँ, दिल हाँ, दा कुछ बिल्कुल, कर बिल्कुल लो। ऐसे ही तो है। आगे जवाब क्या आता है? हमारा दिल ठीक है, दिल ठीक है। अब गैस का इलाज करवाओ। हुँ, मतलब जब जब जिस्म में एसिड्स बनेंगे, तबख़ीर बनेगी, तेज़ाबियत बढ़ेगी, तो उसका असर फ़ौरी तौर पर हार्ट की तरफ ही आएगा। हार्ट की सीने तरफ की आ जलन को क्या इंग्लिश में कहते हैं? हार्ट बर्न। तो जलन तो सीने में हो रही है ना। तो हार्ट बर्न क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल। जलन तो सीने में हो सीने रही में है, हो रही लेकिन है। उसको हार्ट बर्निंग कहा जा रहा है। हुँ, हालाँकि है तो गैस। हुँ, तो गैस के मुतल्लिका हार्ट बर्निंग कैसे हो रही है? मतलब दिल पर गैस का असर हो रहा है। हुँ। जो एसिड्स बन रहे हैं, तबख़ीर बन रही उसका है, असर दिल पर उसका जा असर रहा है। दिल पर जा रहा है।
एक बार गए उन्होंने कहा गैस है, 2 बार गए उन्होंने कहा तबखीर है, तेज़ाबियत है। लेकिन अगर ये मुसलसल जारी रहती है तो किसी वक़्त फिर दिल के जो अपनी साख्त है या दिल के जो वाल्व हैं या दिल का जो अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर जो रास्ता है जो दौरान खून को मैनेज करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्लॉट्स आ जाए, तो खुदा न खास्ता किसी वक़्त भी अटैक का खतरा कायम रहता है। कायम रहता है। मतलब कि जो गैस की पेन है इसे भी नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए नहीं और लेना इसे चाहिए। इसका इलाज हमें बोतलों से कार्बोनेटेड ड्रिंक से नहीं करना चाहिए। मैं आसानी से आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जिनको मुस्तकिल गैस रहती है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, हुँ, एक काम कर लें, ठीक। 10 पुदीने के पत्ते, अच्छा। 3 काली मिर्च, हुँ, आधा चम्मच सौंफ। ठीक है। 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ। ये हर 3 घंटे के बाद मुँह में रख के इसको चबाते रहा करें। ठीक है। थोड़ा-थोड़ा चबा लें, निगल लें, चबा लें, निगल लें और फिर उसके बाद खा लें। चंद दिनों तक, 10-15 दिन तक, मैं आपको भी अर्ज़ करूँगा, कभी भी मेरी वीडियो पे हेडिंग पे चुटकी ना लिखना। 2 चुटकियों चुटकियों में ये हल, 3 सेकंड में ये हल, 5 मिनट में ये हल, हल टाइम माँगता है। ये नहीं है। जो भी हमारे व्यूअर हैं, अरसा दराज से कुछ लोग फंसे हुए हैं बीमारियों में, वो फिर एक गैर ज़रूरी इत्मीनाद कर बैठते हैं। हुँ, यार देखो चुटकी बजनी है, ठीक हो जाना है। वो हाँ, नहीं होते, इत्मीनाद टूट जाता है। एतमाद टूट जाता है, बिल्कुल। ये कहते हैं बड़ी यार अच्छी देखो आपने बात इतनी की। बड़ी बात कर दी तो ऐसा हो नहीं है। बीमारी अगर 3 साल की है, तो उसको 3 माह तो दें ना ठीक होने में। हाँ, बिल्कुल, 3 साल की बीमारी है, तो 3 लोग हफ्ते ही तो दे दें। 30 साल तक के बीमार हैं, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल, हुँ, 18 साल से मैदे के मरीज हैं, 21 साल से मैदे के मरीज हैं, 30 साल से मैदे के मरीज हैं, कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अक्सर मैं मरीजों की जब नब्ज़ देखता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ मैदा तो ठीक है आपका। हुँ, कहते हैं ये कैसे हो गया मेरा मैदा ठीक है। मैंने कहा आप दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? तो वो कहते हैं 3 बार खाना खाता हूँ। तो 3 भाई दफ़ा मैदा खराब है तो खाना कैसे खा लेते हो? ये बड़ी अहम बात है। खाना कैसे खा लेते हैं अगर मैदा बीमार है या मैदा ठीक नहीं? वो जी ज़बरदस्ती फिर जीने के लिए खाना तो पड़ता है ना। हुँ, भाई उसमें शक्कत है तो वो खाना खा रहा है ना। बिल्कुल। उसमें उसे एनर्जी तलब है, हुई है तलब मतलब कि है तो बिल्कुल, वो खाना खा रहा है ना। अब खाने के बाद जो मसले हो रहे हैं, वो तो आपको आंतों के मुतल्लिका भी हो सकते हैं। सही, मतलब खाना खाया, उसने 40 मिनट में आंतों की तरफ भेज दिया मैदे ने। तो ठीक। आंतों का फिर काम है उसको हल करना, जज़ब कराना, फुज़ला बनाना, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत का काम शुरू होता है, फिर वहाँ से उसके इखराज का काम होता है। फिर कब्ज़ की सूरत-ए-हाल बनती है, कब्ज़ के बिगाड़ के बाद काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। हुँ, फिर जब हम उसकी सही तरह से जाँच नहीं कर सकेंगे कि मसला कहाँ पे है, तो फिर उस वक़्त तक उसका हल मुमकिन नहीं होता। हुँ। हमारा मसला सिर्फ़ ये है। आप मुझे एक बात बताएँ डकार कब आता है? जब आपने खाना खाया हो या ओवर ईटिंग की हो, भरा हुआ हो। भरा हुआ हो, बिल्कुल। पेट भरा हुआ हो, तो डकार तब आता है। मतलब आपको उनमें डकार वो आ कुछ गया है। लोगों को खाली पेट भी आए थे। खाली पेट से डकार का मतलब यही होता है। आपको लग रहा है कि मैदा खाली है, हुँ, लेकिन वो खाली नहीं है। वो भरा हुआ है। वो भरा हुआ है, ग़िज़ा की नाली पे दबाव है, तो बार-बार डकार लेके हमें उस दबाव को कम करने की पोज़ीशन में आना पड़ रहा है। हुँ, ये चीज़ होती है। तो हमें उस दबाव को देखना पड़ेगा, क्या फ़ुज़ला जमा हुआ है? ओह! क्या मैदे की तह मोटी तो नहीं होगी हुई है? जो मैदे के अमराज़ हैं, मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ। ग़िज़ा की नाली का सूज जाना, सूज सिकुड़ जाना, जाना, सिकुड़ जाना। मैदे के मुँह का सूज जाना, सिकुड़ जाना, मैदे की अंदरूनी झिल्लियों का सिकुड़ जाना या वहाँ पे कोई बैक्टीरिया बन जाना, जो बुरा बैक्टीरिया है, जो नुकसान पहुँचा रहा होता है, या आंतों के अंदर सोजन आ जाना या आंतों का सिकुड़ जाना, या हुँ, आंतों पे सुद्दे बन जाना, ये हैं बीमारियाँ सारी। मैदे की। ये सारे मामलात मैदे के मुतल्लिक़ हैं, जिनके बाद आगे कई सारी अलामात होती हैं। हकीम साहब कुछ लोग देखे जाते हैं कि होते बड़े दुबले-पतले से हैं, लेकिन उनका पेट बहुत बाहर निकला होता है। जी। अजीब-सा पेट-सा बाहर उनका निकला होता है। क्या वजह होती है इसकी? ये अगर एक ही निशानी में समझा जाए ना कि जिसामत स्मार्ट है और पेट बाहर निकला हुआ है, तो फिर आप समझ जाएँ कि उनके जिगर पे फैट आ गई हुई है। फैटी लिवर है। फैटी लीवर बन चुका हुआ है, पेट उनका एक तोंद की शक्ल में बाहर आ चुका हुआ है और फैटी लीवर से पहले भी कहीं न कहीं मैदा ख़राब था, तो उसने फैट जमा की। जिगर हुँ, को खुराक सही ना मिली,
जिगर को जो खुराक सही चाहिए थी वो नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा फुजलात वाली मिली, फासद रतूबात वाली मिली, तो उसका जो अंदर से ग़िज़ा को साफ़ करने वाला अमल था वो सुस्त हुआ। वो जो फ़ैट उसने स्टोर करनी थी वो बाहर आ गई, वो लिवर पर जमना शुरू हो गई, तो जिसको फैटी लिवर कह दिया जाता है। ओहो! तो मुझे ये आप बता दें अब मेरे नाज़रीन के लिए और मेरे लिए भी, ख़ाकसार के लिए भी, कि आम आदमी कैसे ये तशख़ीस करे कि उसका जो मैदा है अब उसे किसी हकीम की के पास ले जाने की ज़रूरत है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। आम आदमी तो को नहीं पता, वो तो टोटके वग़ैरह, डिफ़रेंट टोटके वग़ैरह करता रहता है। आम आदमी कैसे ये तशख़ीस करे कि अगर अब उसका आपको मैदा ज़्यादा ख़राब से हो गया? ज़्यादा 18 घंटे गुज़र जाने के बाद भी वॉशरूम नहीं आ रहा, 18 घंटे, वैसे कम से कम 12 घंटे में वॉशरूम हो वो जाना चाहिए। ज़ुबान वग़ैरह दे वो तशख़ीस अलग है, हुँ, वो बात की है। घर में अब एक ही मरीज़ है, उसके पाँव जलते हैं, जलते हैं। मतलब पाँव जलते हैं। पाँव अच्छा। शुगर वाले के भी जलते हैं, मैदे वाले के भी जलते हैं, जिगर की गर्मी वाले के भी जलते हैं, दिमागी खुश्की वाले के भी जलते हैं। हुँ, अब अगर वो कहेगा कि मेरे पाँव जल रहे हैं, तो पता नहीं उन दिमाग से खुश्की है, शुगर है कि ये, वो सारा परेशान हो जाएगा। जी। यहाँ आके फिर काम मुआलज का शुरू होता है कि वो हुँ, मुआलज जान सके कि ये वाले जो पाँव जल रहे हैं, ये किस वजह से जल रहे हैं। सही। किस नौइयत से जल रहे हैं? आपने मुझसे ये पूछा कि बंदा कैसे समझे कि मुझे कोई तशख़ीस बीमारी हुई? कैसे करें? बिल्कुल। ये मैंने आसान बताया। अगर 18 घंटे के बाद आपको वॉशरूम नहीं आ रहा हुँ, और ऐसा 1 हफ्ते से हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आप किसी बीमारी में आ गए हुए हैं। आ गए वो, ठीक। ठीक हो गया। अगर आप खाना खाते हैं और भूख आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 लुक़मा खाते हैं और पेट भर गया है, हुँ, और ऐसा आपको 1 हफ्ते से हो रहा है, तो समझिए आप मैदे की किसी बीमारी में आ गए हुए हैं। मतलब आपके मैदे का वर्म हो चुका हुआ है, हुँ, सूजन हो चुकी सोजन हुई हो है, आपको पहले से ही कुछ भरा हुआ महसूस होना हुँ, शुरू हो गया हुआ है। ठीक। अगर आप खाना खा के अच्छा खूब पेट भर के आपने खाना खाया, भूख से खाया, कोई खाने के दौरान कोई मसला नहीं हुआ, और खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद आपको पेट में हल्का-हल्का सा दर्द रहना शुरू हो गया। हुँ, वो ऐसा दर्द है कि काबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, नहीं, काबिले काबिल बर्दाश्त है। बर्दाश्त। यानी थोड़ी-थोड़ी दबाव है। अनकम्फर्टेबल है, हुँ, सोज़िश है, और ऐसा आपको 1 महीने से हो रहा है, हुँ, तो समझें आपकी आंतों में मसला आ गया हुआ है। आपकी आंतों में सेंसिटिविटी बढ़ चुकी हुई है, आपकी आंतें कमज़ोर हो रही हुई हैं। लेकिन अगर खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपको तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, जो नाफ़ पे भी दर्द होता है, साइडों पे भी दर्द होता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अल्सर बिगड़ चुका हुआ है। अल्सर पिघल चुका हो। आपकी आंतों की अंदरूनी साख्त जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है। कहीं न कहीं जो है वो आईबीएस वाला हमला गुज़र चुका हुआ है। यहाँ पे मैं आपको रोक के एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अल्सर का ज़िक्र किया। अल्सर होता क्या है? और अल्सर तशख़ीस ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? कितना डेंजरस हो सकता है अगर किसी बंदे को मैदे में अल्सर हो गया है? खुदा ना ख़ास्ता रास्ते में चलते हुए कहीं हम गिरते हैं और एक चोट लगती है और वहाँ पे रगड़ लगती है, सोज़िश बन जाती है। जी। अगर हम उसको कुछ नहीं करते 1 हफ़्ता तक, क्या ख़तरा आ सकता है? हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है बिल्कुल। वो क्या बात है आपकी, अल्लाह आपका भला करे। इन्फेक्शन हो सकता है, हुँ, बैरूनी इन्फेक्शन हो सकता है। हुँ, लेकिन अंदर कोई अगर इसी तरह से रैज़िश बन गई है, सोज़िश बन गई है, और हुँ, अगर हम उसको सही तरह से नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, या ट्रीट करने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, वो किसी वक़्त भी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। वही इन्फेक्शन किसी वक़्त जाके शदीद ज़ख़्म का शक्ल इख्तियार कर सकता है। वही ज़ख़्म बिगड़ के कैंसर तक भी जा सकता ओह है। हो! कैंसर बिगड़ के खुदा ना ख़ास्ता और बहुत सारे मसाइल में चला जा सकता है। अल्सर मीन्स ज़ख़्म की इब्तिदा। हुँ, अल्सर वैसे ज़ख़्म को कहते हैं, ज़ख्म को कहते हैं ठीक बिल्कुल। है ना? ज़ख़्म हो गया। लेकिन ये अमूमी नहीं होते हैं। मैं ये तरतीब वाइज़ आपको इसीलिए चीज़ें बता रहा था, ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो कि हमारी ये अलामात हैं, तो हमें ये बीमारी हो चुकी हुई है, तो हमें उसका हल लेना चाहिए। हुँ, मतलब खाना खाने के फ़ौरन बाद कुछ ऐसे मरीज़ हैं बहुत सारे, वो इधर खाना खाया 20 मिनट में वॉशरूम की दौड़ें लग जाती हैं। हाँ, ये बहुत खाना खाया, बड़ा फ़ास्ट वॉशरूम मैदा आ गया। है। और के लोग मज़ाक करते हैं बड़ा फ़ास्ट मैदा जी, दे रहा है। ऐसा हो गया। यानी उनकी आंतों में ग़िज़ा को बर्दाश्त करने की शक्कत ख़त्म हो चुकी हुई है। वो उसको हुँ, रोक ही नहीं पा रहे हैं। उसकी हज़म वाला फिर वो पखाना कच्चा आता है। हुँ, मतलब हज़मशुदा खुराक नहीं होती है। कभी-कभी उसमें रेशा मिला हुआ होता है। ओह! कभी-कभी उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये अब आके उसको नाम आईबीएस का दे दिया गया हुआ है। कदीम अतिब्बा ने तो इस पर भी बहुत सारी रिसर्च कर चुकी हुई है। ये आंतों की सेंसिटिविटी हो जाती है, आंतें नरम हो जाती हैं, हुँ, दबाव बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ये आईबीएस की शुरुआती अलामात हैं। सही। तिब में इसको संगरैनी का नाम दिया जाता है। हुँ, संगरैनी का मतलब ये रहती है साथ। रहती है साथ हाँ ही। जी, संगरैनी के लिए
बहुत सारे बेहतरीन नुस्खा जात में से एक नुस्खा बहुत ज़्यादा मेरे मालिक ने करम फरमाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को उसके फ़ायदा भी हो रहा है। हल्दी, हल्दी। मुलट्ठी हम्म, और सौंफ। अच्छा, ठीक है। हल्दी, मुलट्ठी मुलट्ठी और और सौंफ। मुलट्ठी जो गला खराब में भी जी, जी, आप वही यूज होती है। करते इन सब के अगर मैं फ़वाइद बताऊँगा तो अलग-अलग पॉडकास्ट चाहिए। हैं। ओह। एक-एक जड़ी बूटी पे इतने अल्लाह ने फ़वाइद रखे हुए हैं। लेकिन हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, और इस सूरत में अगर संग्रहणी हो चुकी हुई है और बार-बार वॉशरूम आने की हाजत हो चुकी हुई है, तो इसके साथ एक राल सफ़ेद मिलाई जाती है। वो क्या चीज़ है? राल वो भी पंसारी से मिल जाती है। ये चारों चीज़ें लेके पीस के इसका पाउडर बना लें, सुबह, दोपहर, शाम आधा-आधा चम्मच। और साथ एक नुस्खा, ये मैं पहली बार आपके प्लेटफ़ॉर्म पे दे रहा जी, हूँ। जी। ये सारे नुस्खे मैंने पहले दिए हुए हैं, लेकिन ये वाला नुस्खा जो है वो मैंने पहले नहीं दिया है। ठीक है। वो नुस्खा मैं आपकी तवज्जो से दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फिर मुरक्कबात की शक्ल में चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नुस्खा 65 बीमारियों का इलाज। ऐसा नहीं हो। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। हुँ। ये लिखने में तो हो सकता बड़ी है, अहम बात है ये। लेकिन हकीकत में इससे ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, और एक बीमारी का एक ही नुस्खा नहीं है हिकमत में, ठीक है। कि एक बीमारी का एक ही नुस्खा नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं हकीम साहब तुसी सारी जगह ते ए ही नुस्खा देंदे हो, हुँ, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ वाला। सौंफ वाला। मैं इसलिए ये देता हूँ कि ये सब के मिजाज के मुताबिक है। ये मुतदिल मिजाज है, सारे दोस्त ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ दिल के अमराज वाले लोग, ब्लड प्रेशर के अमराज वाले लोग, वो कोई भी नुस्खा किसी भी नौयत का इस्तेमाल करें, पहले मुआलिज से मिलें, मुआले से उनसे मिले। मशवरा करें, अपनी तबीयत को दिखाएं, फिर वो चीज़ें इस्तेमाल करें। फ़ोन पे पूछ लें, वैसे पूछ लें, लेकिन उसके बगैर इस्तेमाल ना करें। एक नुस्खा जो आईबीएस वालों के लिए, और जिनको बार बार वॉशरूम आ जाता है या उनमें ठहराव नहीं होता, वो सिर्फ है खुश्क आंवला। खुश्क आंवला। खुश्क आंवला 50 ग्राम, ठीक है, किक्कर फली 50 ग्राम ठीक है, और सौंफ 50 ग्राम। ठीक। किक्कर फली। हाँ जी, ठीक है, किक्कर ये फली सारी चीज़ें पंसारी से आपको। पंसारी से किक्कर फली 50 ग्राम, खुश्क आंवला 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। ये पहली बार आपको मैंने नुस्खा दिया। सर। ठीक है, ये वाला सुबह खाली पेट आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों को पखाने में चर्बी बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्लीडिंग तक भी होने की कैफियत बढ़ रही है, या उनकी जो है वो अंदर सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि पेट अनकम्फर्टेबल रहता है उनका, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और राल, ये वाला नुस्खा बना के रखें, साथ ये इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ उनको पंसारी अवेलेबल नहीं नहीं होते होता। हैं। तो मैं बड़ी कोशिश करके वो चीज़ें ढूँढता हूँ जो कहीं से भी मिल जाएँ। ठीक। नुस्खे देने का मतलब उलझाना नहीं होना चाहिए, हाँ जी। आसानी होनी चाहिए, ताकि किसी के लिए बेहतरी हो सकते। ये हमारा इख्तियार है, हम कर सकते हैं। ठीक करना मेरे मालिक का इख्तियार है। शिफा अल्लाह ताला के वो हाथ। अल्लाह की तरफ से है, ये हम नहीं कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मिजाज के हिसाब से बहुत बेहतर बहता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को इनके साथ भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर बीमारी कोई और है, उसकी उसका तशख़ीस अलग करवाएँ। कोई और है, मसला कोई और है, तो उस मुनासबत से कोई नुस्खा इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर बेहतरी हो सकती है। सर, आखिर में मुझे हम इस मैदे वाला जो हमारा सेगमेंट है इसको हम ज़रा क्लोज़ करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे ज़रा एक कोई नुस्ख़ा बताएँ जो तमाम लोग कहवा की सूरत में कहवा पीते हैं। जैसे अभी भी हम एक कहवा पी रहे हैं, लोग चाय नहीं पीते, कहवा पीते हैं। वो बताइए कि किस किस्म का कहवा बनाकर पीना चाहिए? ये तो आम सी बात तो नहीं है कि हर किसी का मैदा एक ही चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हुँ, अदरक और सौंफ, ये जो अभी मौसम आ रहा है, जी, सर्दी। ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह करीम सबको महफूज फरमाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको फौरी एलर्जी हो जाती है, छींकें आ जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है, मसला हो जाता है। हुँ, तो वो सबसे पहले एक काम करें, अदरक और सौंफ, अदरक के 3 इंची का पीस, सौंफ आधा चम्मच, 2 गिलास पानी में लेके इसको उबालें ठीक। और ऊपर ढक्कन रख के इसको उबालें। आप कहीं से भी, बाइक पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, रिश्ते में जाना है, गर्दो गुबार काफ़ी सारी आ जानी है, स्मोक काफ़ी सारी है, वो आ जानी है, वो परेशान करती है। इसकी स्टीम लें, ठीक है। भाप लें, अदरक और सौंफ की, हुँ, अदरक और सौंफ की भाप लें। ठीक। इसके साथ नाक का जो मसला है, एलर्जी का जो मसला है, छींकों का जो मसला है, ये बड़ी जल्दी हल हो जाता है, हुँ, इन्फेक्शन नहीं होने देता। दूसरे नंबर पे अदरक और सौंफ, हुँ, इसका अलहदा से कावा बनाएं और ठीक। इसमें आधा चम्मच शहद डालें। हुँ, ये रात को 1 कप आप ले लें और सुबह उठ के खाली पेट 1 कप ले लें। ये आपका पेट भी कम कर देगा। ये बड़ी। आपका डाइजेशन निज़ाम जो है वो उसको ठीक कर देगा। इससे नज़र भी तेज़ हो जाती है। अच्छा, हकीम साहब ये बताइएगा कि ये जो
पित्ते की पथरियाँ हो जाती हैं, पित्ते के अंदर पथरियाँ हो जाती हैं, बाद में फिर ऑपरेट करवाना पड़ता है और कई लोगों का जो पित्ता है वो रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वो फिर बाद में मैदे के अमराज़ के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। तो ये भी कोई मैदे के अमराज़ की वज़ह से पित्ते के अंदर पथरियाँ आती हैं? मेडिकल में तो अमूमी तौर पर इसको पित्ते की पथरियाँ ही कहा जाता है, कि स्टोन गॉल ब्लैडर कहा जाता है। हमारे हर्बल में ऐसा होता है कि हम इसको स्टोन तो नहीं कहते हैं, ये जो पित्ते का अपना लिक्विड होता है, हुँ, जो पानी होता है, ये ही असल में फ्रीज़ हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। जम जाता है। ठीक। जब जम जाता है सारा तो फिर पित्ता अपना फ़ेल नहीं कर पाता, जो इसका फ़ेल है मैदे के अंदर हज़म की इस्लाह करना। मैदे के अंदर ये यानी कि मैदे से मुंसलिक है हाँ, फिर। बिल्कुल हुँ, मैदे से मुंसलिक है, मतलब इसमें जो लिक्विड अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है, वो आंतों में किसी तरीके से हल होता है, तो फिर उसके बाद जाके ग़िज़ा हज़म होती है। हज़म होती ठीक है। लेकिन जिनका पित्ता निकल जाता है, वो जो कुदरती निज़ाम था, हुँ, जिसने वो तेज़ाब इसमें पड़ना था, तो उसने हल करना था, वो नहीं हो पाता, हुँ। तो फिर हमें हमेशा के लिए हाज़मे के लिए कुछ दवाएँ लेनी पड़ती हैं। वो खाने से पहले भी लेते हैं, खाने के बाद जी, भी ले वो फिर मुस्तकिल चलती रहती हैं। हम क्या करते हैं, अगर पित्ते की पत्थरियों का मरीज़ कोई आ जाए 40 साल से पहले, हुँ, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, 40 साल से पहले तो इनको अद्वियात के साथ जो है वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिनसे वो पित्ता अपनी वापस सही हालत पर आ जाता है। ठीक है, 40 साल के बाद भी ठीक ज़रूर हो जाता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक। वो भी उस हालत में कि उसको देखा जाता है कि पित्ता अपनी साख्त में ख़राब तो नहीं हो गया, मतलब वो हुँ, बहुत ज़्यादा गल चुका तो नहीं है, या उसकी अंदरूनी वाल में कोई मसले तो नहीं आ चुके हुए हैं जिसकी वजह से ख़राबी हो रही है। फिर उस मुनासबत से कुछ गाइड दी जाती है। कोई एक वक़्त आता है कि जब वो मुकम्मल ही ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर उसको रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन हत्तल वुसा मैंने ने तो आज तक कोशिश की है बचाने की, कि हुँ, इससे बचा ही जाए, हुँ। क्योंकि पित्ता निकल जाने के बाद भी तो दवाइयाँ ही खानी है। अमराज़ बढ़ जाते हैं, वो दवाइयाँ ही खानी मुश्किलें हैं, मरीज़ तो की बढ़ आप ज़रा जाती हैं। उनसे पहले ही ऐसी दवाइयाँ ले लें ताकि उनकी दर्द से बचा जा सके, तकलीफ़ से बचा जा सके। हमारा एक बड़ा बेहतरीन सा नुस्ख़ा है जो जी, हम पित्ते की पत्थरियों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। आसान सी चीज़ें हैं। सुंड ये सूखा अदरक होता है, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें, और नौशादर ये 20 ग्राम ले लें, और काली मिर्च 10 ग्राम ले लें। ठीक है। सुंड 50 ग्राम, नौशादर 20 निशादर ग्राम 20 और ग्राम। काली मिर्च 10 ग्राम। ये पीस लें, बारीक पाउडर बना लें और हुँ, इनका सफ़ूफ बना लें, और ये सुबह, दोपहर और शाम ठीक है, खाना खाने के आधा घंटा बाद क्वार्टर टी स्पून यानी चम्मच का चौथा हिस्सा छोटा, ये इस्तेमाल करें अरग सौंफ और अरग अजवैन के दोनों के कम्बिनेशन के साथ। ठीक, सौंफ और अजवाइन का अरक लें, दोनों को मिक्स करें, वो एक अरक बन जाएगा, तो उस अरक के साथ ये वाली दवाई खाना शुरू कर दें। ठीक। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ही ताला कुछ वक़्त के बाद पित्ता अपनी सही हालत में भी आ जाएगा। अगर वो चीज़ जम चुकी हुई है, तो वो भी उसमें बेहतरी आ जाएगी, और जो इसकी वजह से बदहज़मी सी रहती है, वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगी अब इंशाअल्लाह। मुझे ये भी जानना है आपसे कि ये पतरी जो है ये होती क्यों है? क्या खुराक ऐसी खाई जाती है, खाना ऐसे खाया जाता है, फिर बाद में पतरी की सूरत आपने एक बता तो दिया कि जो आपके हवाले से जो बात है कि पित्ते के अंदर का जो पानी होता है, वही स्टोन बन हाँ जाता है। जी, वो बनता क्यों है? क्योंकि वो जो अंदरूनी ज़हर में जो चीज़ें जिन्होंने लिक्विड रखना होता है, मतलब हमारी ग़िज़ाओं में कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने तहरीक देनी होती है, हम उनकी बजाय वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो खुश्क और ठंडी होती हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा गोश्त का कसरत इस्तेमाल, ठीक, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का कसरत इस्तेमाल, इस्तेमाल, और चाय का कसरत इस्तेमाल, ये भी पित्ते की पत्थरियों का सबब बनता है। ठीक, और पानी कम पीना, ठीक है, पानी का इस्तेमाल सही ना रखना, ना रखना। ज़्यादा काम करना, पसीने की शक्ल 8-10 में लीटर पानी, पानी पीना चाहिए, नहीं 4 लीटर पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 लीटर कम से कम, कम से कम। इतना पीना चाहिए। इसका ज़रूरत होती है, लेकिन ये मशक्क़त के ऊपर है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, वो जितनी मिकदार है उस हिसाब से उनको लें। मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हुँ, वो जो मिठाइयाँ बाज़ारी तौर पर मिठाइयाँ हैं, जी, बेकरी आइटम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये पित्ते की पत्थरियों का सबब बनता है। लेकिन पहले ये मैदे की ख़राबी का सबब बनते हैं। मैदे की ख़राबी से जो एसिड्स बनते हैं, वही फिर जिगर में, पित्ते में, क्योंकि जिगर और पित्ता हमसाए हैं, साथ-साथ रहते हैं, रात साथ इनका एक साथ बिल्कुल। ही मामला है। तो उसकी ख़राबी के साथ ये भी ख़राबी फिर शुरू हो जाती है। कभी-कभी इसके साथ फ़ैट की तरफ चला जाता है जिगर, कभी पित्ते की पत्थरियों में आ जाता है। अगर यही ख़राबियाँ नीचे की तरफ मूव होती हैं, तो आप ये भी हैरान हो जाएँगे कि मैदे की ख़राबी से भी गुर्दे में पत्थरियाँ बन जाती हैं।
मैदे की खराबी की वजह से पथरी का अगर तस्करा आ ही गया है, पित्ते की पथरी का हमने कर लिया है, तो ये गुर्दों की पथरी का भी बता दें कि ये अपना ये क्यों हो जाती हैं और इससे इतनी तकलीफ में मुब्तला लोग हैं, वो कैसे इससे निजात हासिल करें? जो लोग बहुत ज़्यादा पेशाब रोकने की आदत रखते हैं वो फौरी बंद कर दें। जैसे ही यूरियन आए उसको फौरी करना चाहिए, रोके नहीं ये रखना गुर्दों चाहिए। की पथरी है। जी, गुर्दों की पथरी के लिए इस रोकना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में रोकना नहीं चाहिए। और नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए, नाश्ता ज़रूर कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है। चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तली हुई फ्राई हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों में पथरी बनने का शायबा मौजूद होता है वो इनसे बच जाएं। जो भी बेकरी आइटम है उनसे थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और एक नुस्खा मिलता है खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज ले लें पंसारी से, उसको रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें, 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उनको ग्राइंड करें और 5 काली मिर्च डाल दें उसमें। ठीक है, ये सुबह के टाइम पे अच्छी तरह से ग्राइंड करके ये रज के पीना शुरू कर दें। छोटी छोटी जो कंक्रेशन है वो तो चंद दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खारिज हो जाती हैं। बड़ी हो, पथरियाँ बड़ी हों तो फिर उनको एग्जामिन किया जाता है कि ये टूटने वाली हैं कि नहीं है। फिर वो उसकी पोजीशन दे के उनको पथरी तोड़ने वाली कुछ दवाएं दी जाती हैं, तो उसके साथ फिर उनका इखराज हो जाता है और निजात मिल जाती है। निजात मिल जाती है। हकीम साहब, आपने अभी ज़िक्र किया है जैसे चाय का। चाय जो है ये कदीम ज़माने से पी जा रही है और अब तो सुनने में आ रहा है आप भी कह रहे हैं कि चाय कम से कम पी जानी चाहिए। तो चाय क्यों कम से कम पी जानी चाहिए? ये तो एक जड़ी बूटी है, कदीम ज़माने से लोग पी रहे हैं। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हम उसमें दूध डाल रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, या उसमें क्या आमेज़श ऐसी कर रहे हैं? और चाय कैसे पीनी चाहिए? जहाँ ये चाय बनती है वहाँ कैसे पीते हैं? चाइना में, चीन में कह रहे हैं कि श्रीलंका जहाँ ये वगैरह। बनती है श्रीलंका में, कीनिया में, जहाँ चाय वहाँ बनती है कैसे पीते हैं, ये ज़रूर गूगल सर्च कीजिएगा। वहाँ तो सिर्फ चाय गर्म पानी के अंदर वो चाय उबालते हैं और वो पी पी लेते हैं। तो इसको चाय कहते हैं ना। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे देखा जाता है कि दूध भी डाल दिया चाय के अंदर, मलाई भी डाल दी और चीनी भी डाल दी। अब मुझे ये बात बताएं, आपके पास एक कप आता है, कैसे बनती है चाय? अपना बताएं, हाँ, पाकिस्तान का बताएं। अपना हाँ। पत्ती डाली, पानी पानी कितनी डाला, पत्ती? 2 चम्मच, 2 चम्मच पत्ती कितने दूध में? 1 कप दूध में। 1 कप दूध में 2 चम्मच? जी। ये तो ड्राइवर ही पी सकते हैं जो कराची का जिन्होंने निज़ाम बनाना हो। मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपना बता रहा हूँ। इतनी तेज जो है वो पत्ती इस्तेमाल, चलें ठीक है ऐसे ही कर लें। 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच आपके लिहाज से जो है वो चाय और 1 मग्गा दूध। तो इसमें ज्यादा क्या हुआ? दूध। तो फिर हम इसको चाय क्यों कहते हैं? ये दूध पत्ती कह लें। तो दूध पत्ती हुई तो चाय कहाँ रही? चाय किस किस्म की पीनी चाहिए? हर्बल टी होनी चाहिए या जो ब्लैक नहीं, टी? चाय पिए ना, चाय का मतलब चाय पिए। चाय बनी पीने के तो लिए, चाय तो भी तो चाय पिए। मुख्तलिफ किस्म की है ना मार्केट में। जैस्मिन टी है, मतलब लेवेंडर ग्रीन टी टी है, ग्रीन है, टी, मतलब ये ब्लैक टी है, ब्लैक हैं टी तो है। चाय ना। तो जहां से ये बन रही हैं वो कैसे पीते हैं? पानी, पानी के साथ सिंपल पीते हैं पानी तो में। उसको पिए। तो हम पानी के किए तो उसको कहते हैं ये ब्लैक टी है। तो इसको वाइट टी क्यों नहीं कहते? इसको वाइट टी क्यों नहीं कहते? इसको सिर्फ चाय कह देते हैं। असल में हमारे जो है ना, एक नई चीज़ जब भी मुतारफ होती है तो फिर वो अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरीके के साथ चल जाती है। सही। दूध का मिजाज और चाय का मिजाज, ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये चीज़ चलती है। चाय नुकसानदेह नहीं है अगर लिमिट में रह के पी जाए, मतलब दिन में 1 कप पी लें आप। दूध वाली भी हो। हाँ जी, दूध वाली आप पीनी, इधर दूध वाली है। वैसे आप पियेंगे तो वो आपसे नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ तो दूध खालिस नहीं पीते, पेट खराब हो जाता है। जेन्युइन मेरे पास कुछ मरीज आए, हाँ, तो खालिस दूध पिया पेट खराब एक बार खालिस उनकी तरफ दूध गया तो वो पेट लूज हो गया उनका। तो इस तरह की अगर चाय भी हो, एक तो खाली पेट कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो सदियां तो पीना पिया, भाई पी रहे हैं, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, ठीक है, लेकिन तिब्बी नुक्ता नजर से नहीं पीनी चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ पी जाती है। सोते वक्त चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक, मतलब इधर चाय पी और इधर सो गए। क्या होगा जब आप खाली पेट चाय पियेंगे तो इसकी जो गर्मी खुश्की है वो पहले से ही मैदे में जो हजम का निज़ाम है उसको ये ख़राब कर देगी। तो हकीम साहब, ये बेड टी का रिवाज कहाँ से आया हम में? हाँ देख लें, ये तो बेड बदलना पड़ेगा हमें। बेड टी, लोग बेड टी का भी पीते हैं। मतलब
बेड पे चाय। बेड पे चाय हाँ, का तो बेड उठते सोने के साथ ही बेड सोने के लिए होता है कि चाय पीने के लिए होता है? बेड जिसके लिए है उसके लिए रखे ना। तो हमने नाम इसका ये दे दिया है उठते ही चाय, इसलिए हम उसको बेड टी कहते हैं। जी। तो हमें ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा उठें, उठ के बाद थोड़ा वार्म अप हों, तबीयत थोड़ी बहाल हो, रात का जो आपने खाना खाया हुआ है वो थोड़ा सा जुज़्वे बदन बने, हल हो, फिर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें। ठीक। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद आप चाय ले लेंगे, आपने कभी देखा है कुछ लोग खाना खाते हुए हैं तो बड़ा पसीना आया होता है, जी, जी, जी। माथे पे पसीना, हाँ, नाक वो पे अजीब पसीना। वक़्त में डले होते हैं खाना खाते वक़्त। वो क्यों? शायद स्पाइसी फूड की वज़ह से होता है। क्यों? कैसे? पसीना कब आता है? वो ज़्यादा स्पाइसी फूड खा नहीं, रहे हैं। नहीं, आम पसीना कब आता है? मुशक्कत करते हैं जब आप। तो खाने में मशक्कत हो रही है ना। हुँ। खाना खाने में मशक्कत हो रही है ना। प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल। जबड़े काम कर रहे हैं, हाँ, दिमाग काम कर रहा है, मैदा काम कर रहा है, हीट बढ़ा रहा है। हीट बढ़ा रहा है, बिल्कुल। तो उसने हीट बढ़ा के खाने को खाया, ठीक। तो हीट बढ़ी हुई थी, हीट के ऊपर आपने और गर्म हीट दे दी। ये आपने ये अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल दी है गर्मी बिल्कुल। हुई हुई थी और गर्मी दे दी, या हीट बढ़ी हुई थी, यख ठंडी बोतल पी दी। हाँ, ये हमारे यहाँ देखा जाता है बोतल में। दोनों तरीक़ाकार जो है वो हमारे मैदे के लिए ज़ुल्म है। हुँ। पहले से हीट हाज़मे का मतलब मैदे में हरारत जितनी कायम रहती है, उतना हाज़मा ठीक रहता है। मैदे में सर्दी बढ़ती है, खराबी आ जाती है। हकीम साहब मुझे ये फिर बताएँ कि बाज़ लोग खाना हज़म करने के लिए चाय पीते हैं। वो क्या ऐसे ही कौन-सा कहवा पिए हैं? आदतन पीते हैं। कौन-सा कहवा पिए हैं कि उनका खाना जो बाद में हज़म हो जाए? अजवाइन और पुदीना। अजवाइन और पुदीना का हाँ जी, कहवा पिए 2 हैं, चाय चुटकी की जगह वो अजवाइन। पी लें। हाँ जी, वो पी लें अजवाइन और पुदीना, 2 चुटकी अजवाइन, 15 पत्ते पुदीने के, इसको पानी में उबालें, उतारें और वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा हकीम साहब ये फिर देखें सितम ज़रीफ़ी एक ये भी है कि खाना खाने के बाद लोग सिगरेट भी पीते हैं। जी। जब तक सिगरेट ना पी लें या जब तक कोई स्मोकिंग ना कर लें उनका खाना हज़म नहीं होता। अब हम ज़रा आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो तंबाकू नोशी है, जी। सिगरेट पीने वाले हैं, ये किन-किन बीमारियों में मुब्तला होंगे और इनका क्या हशर होगा जो लोग सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे? अल्लाह करीम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जी, बिल्कुल। क्या चीज़ मुमताज़ है इसमें? अक़ल सलीम अता की है अल्लाह ताला ने। माशाअल्लाह। वरना इतने बड़े-बड़े जुस्से वाले जानवर हैं, जानवर हैं। बहुत बड़े कवि द्यो है कल, ना इतने ये सारे तेज़ लोग। भाग सकता है इंसान, ना ये अपना दिफ़ा कर सकता है, सिर्फ़ एक अक़ल ही है जिसकी अशरफुल मखलूक़ात, अक़ल की वज़ह से सिर्फ़। अक्ल की वजह से। कोई सा भी नशा है, कोई सा भी नशा है, वो चाय का है, वो रोटी का है, वो सिगरेट का है, वो पान का है, वो बीड़ी का है, वो छालिया का है, कोई सा भी नशा है, वो सबसे पहले किस पर असरअंदाज होता है? दिल पर नशा कहाँ असरअंदाज होता है? इंसान के वजूद पर, अक्ल को माऊफ करता है। अक़ल को माफ़ करता है, बिल्कुल। मतलब नशे वाला बंदे को क्या पता है हाँ, क्या उसके क्या नहीं है। अपने सेंसेस में नहीं रहता। जो नशे वाला बंदा होता है उसकी अक्ल पर सबसे पहले असर होता है। हुँ, आप किसी भी नशे में मुब्तला हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी वो वाली पोजीशन चेंज कर रहा है जिससे अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है। हुँ। या मैं बता दूँ कि सिगरेट को नशा ना कहने वाले, जिन लोगों को सिगरेट की तलब होती है ना, वो मैं जानते आगे हैं ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब वो कोई सा भी नशा है उसने हमारी अक्ल को माऊफ करना शुरू कर दिया होगा। हुँ, सिगरेट की एक डिब्बी है, उसके ऊपर कितनी खतरनाक शक्ल है बिल्कुल बनी हुई है। बनी हुई है, हम उसको देख रहे हैं, हुँ, पढ़ रहे हैं, मालूम है कि इससे ये होगा, हुँ, फिर भी नहीं छोड़ रहे। हुँ। ठीक, बिल्कुल, फिर भी नहीं छोड़ रहे। क्योंकि हमारा इस नशे ने अकल पर इतना असर डाल दिया हुआ है ख कि हमें सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी वो पोजीशन ही वो नहीं रही कि हम यार मुझे पता है कि ये गड़ा है, मुझे पता है कि ये खराबी है, मुझे ये पता जड़ है कि ये कितनी सारा मामला। बीमारियों की है? सिगरेट नोशी जो है ये जड़ कितनी बीमारियों की? सबसे पहला तो देखें ना, इंसान अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार नहीं रहता है। ठीक है। तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कइयों में नहीं होगा, लोग इत्तेफ़ाक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अपनी पोजीशन से होते हैं, लेकिन हमने नुकसानात बताने हैं हुँ, कि नुकसानात क्या हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा खुश्की बढ़ जाती है। ठीक है। सिगरेट पीने वाले बंदों में खून की खराबी बहुत ज़्यादा हो जाती हुँ, है। ठीक, बिल्कुल। तबीयत के अंदर, दिल के अंदर जो दौरान खून होता है, आगे वक़्त में जाके उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज़ हो सकती हैं। ठीक। और सबसे बड़ा मसला जो आपने पहले कहा, खाना ही हज़म नहीं होता जब तक कश ना लगे। सिगरेट ना पिएँ। खाना हज़म नहीं, ये उनकी सोच है।
कि खाना हजम नहीं होता। ये तस्कीन उनकी सोच है, तस्कीन मिलती है। ये उनकी सोच बन गई ना, मैदा हैबिटेड हो गया उसका, उसको आदत हो गई उसकी। तो उसकी आदत को बढ़ाने के लिए मैदे के अंदर इतनी सलाहियत बढ़ाएं कि वो उसकी चीज़ को छोड़ दे, उसकी ज़रूरत ना रहे, फिर जाके हम उससे छोड़ सकते हैं। छूट सकते हैं। ठीक। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि वेप बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है। लोग वो लिक्विड आपने देखा होगा, जानते हैं आप, लिक्विड लिक्विड होता है वो बाहर से भरवा के वेप की सूरत में, वो इलेक्ट्रिक एक है ई सिगरेट जिसे कहते हैं। वो सिगरेट छोड़ने के लिए लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि देखें जी हम सिगरेट नहीं पीते, हम वेप पीते हैं, तो हमारा हमने तो सिगरेट छोड़ दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो फ्लेवर है। सही बात है, आने वाली तहकीक में पता चलेगा कि ये क्या है, हुँ, और पता चल भी चुका है, हुँ, अभी से ही चल चुका है कि वो क्या कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा दिमागी आसाबी निज़ाम को मफलूज कर रहा है, जो पहले से था उस पर और ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। हमें ये चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं, हुँ, ये चीज़ें हमारे साथ आदतन क्यों शामिल होती जा रही हैं? क्योंकि सोसाइटी में हमने इसको एक हाई क्रिएट कर दी होती है बिल्कुल, ये करेंगे तो कि हम ये वाली सोसाइटी जो है ना, ये हाई जेंट्री है, वरना नहीं है। अगर तुमने इन लोगों में रहना है तो फिर ऐसे ऐसे करना है। हुँ, ये जो हमने हाईटेक क्रिएट कर रही हुई है ना, ये हमारे लिए परेशान ये कुन है। वेप के कितने नुकसानात हैं? जो सिगरेट के हैं उसको 10 से ज़रब दे दें। मतलब कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग सिगरेट छोड़ने के लिए वेप शुरू करते हैं। तो इसको छोड़ने के लिए फिर क्या करेंगे? हुँ, इसको छोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। किसी भी आदत को बदलने के लिए हमें अपने जिस्मानी, असाबी, दिमागी निज़ाम को मज़बूत रखना पड़ेगा, जी। वरना हम एक से हट के दूसरे पे लग जाएँगे, जिससे फिर मसला पैदा होगा। मर्दाना बांझपन भी इस वजह से कहा जाता है कि ये वेप पीने की वजह से या सिगरेट। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं कि जो लोग पिछले साल 2 साल से पी रहे हैं, तो उनके अंदरूनी जो स्पर्म की क्रिएशन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई है। हुँ, इसके कैसे काफ़ी केसेस बन रहे हैं ऐसे। यही मैं आपकी तरफ जी। इसको ज़रा इलैबोरेट कीजिए, इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिए। ये बड़ा अहम पॉइंट है और ये आज तक डिस्कस नहीं हुआ। ये चीज़ देखने को स्टडीज़ में आई है कि जो लोग वेप पीते हैं, वो एक औलाद तो चलें फ्यूचर में जाके फिर अल्लाह उनके ताला लिए की काफ़ी तरफ से है सारे ना। मसाइल पैदा होते हैं। वैसे औलाद का होना ना होना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हमें तिब्बी नुक्ता नज़र से तो कुछ चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं। हुँ, उनमें से एक चीज़ ये भी है। मर्दाना कमज़ोरी, जी, उसमें कमज़ोरी नहीं, बाँझपन कह सकते हैं आप, बांझपन। उसको आप लफ़्ज़ जो भी दे दें। लेकिन जो हमारे अंदरूनी तौर पर इससे हार्मोन डिसबैलेंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हुँ, यानी हार्मोन जो हैं वो उनका भी बैलेंस ठीक नहीं रहता। ठीक। हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से फिर मर्दाना बाँझपन की तरफ भी जो है वो इसकी तरफ चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, क्योंकि जिस्म के अंदर मुस्तकिल तौर पर एक हीट गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ रही बढ़ होती है, रही है। जो हमारी ज़रूरत नहीं है। वो दिमागी असाब को भी बोझ बना रही है, बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर रही है। तो फिर जो हमारे जिस्मानी असाबी निज़ाम को जो मैनेज करते हैं हार्मोन्स, उन पे फिर असरअंदाज़ होती है, तो फिर इसका ख़तरा आ खतरा। जाता है। हकीम साहब मुझे ये बताइएगा, नौजवानों के अंदर जो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्टडीज़ भी आ चुकी हैं कि नौजवान जो तबका है वो 40 साल भी अभी क्रॉस नहीं होता और हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। ठीक है, इसकी क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात को अगर मैं कैलकुलेट करके एक नाम दूँ ना, वो ये है कि हमारा आज का नौजवान अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा। ठीक है। उसकी नींद सही नहीं है। जब तक वो अपनी नींद सही नहीं करेगा, तब तक उसका दिमागी असाबी निज़ाम और दिल की तरफ जो दबाव गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ रहा है, वो ज़रूरत से ज़ायद बढ़ता चला जाएगा। हुँ, हमारा ये जो हम दौर में रह रहे हैं ना, हमारा आँखों का और हमारे दिमाग का इस्तेमाल बाकी पूरे जिस्म से 90% ज़्यादा हो चुका हुआ है। ठीक है। वो आप सेल फ़ोन की शक्ल में, आप मॉनिटर की शक्ल में, स्क्रीन टाइमिंग जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ हुँ, है। फिर खुदा न ख़ास्ता हमारे नौजवानों का ये जो गैर ज़रूरी तौर पर ड्रग हैं हमारे मुआशरे में फैल रहे हैं। जो लोग पहले तो एन्जॉयमेंट के तौर पर लेते हैं, जी। फिर आदतन लेते हैं, फिर ज़रूरतन लेते हैं, फिर बीमारी के तौर पर लेते हैं। हुँ। यही सारा कुछ नींद के बारे में भी होता है। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं जो पहले हम एनवायरनमेंट के तौर पर जागते हैं, यार दोस्त बैठे जाग लिया। फिर हम आदतन जागते हैं, हुँ, आदत ही बन जाती है देर आदत ही तक बन जाती है, जागना। बिल्कुल।
फिर ज़रूरतन जागते हैं कि फिर हमें 3-4 बजे से पहले नींद ही नहीं नींद आती नहीं है। आती। तो जब ज़रूरतन जागते हैं तो फिर उसके बाद ये बीमारी बन जाती है, हमें सही है। उसके बाद ये सोया ही नहीं जाता। सबसे बड़ी वजह ये है नींद पूरी ना होना। दूसरी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, फ़ास्ट फूड और गैर मियारी जो खुराकें हमने अपने जिस्म पे रख ली हुई हैं, रख ली। जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमने कर दिया हुआ है। हुँ, मतलब हम चलते-फिरते खा रहे हैं, काम करते खा रहे हैं, उठते-बैठते खा रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा खा रहे हैं। हुँ। हल्की-फुल्की भूख में हल्का-फुल्का हम चल रहे हैं। चल रहे हैं बिल्कुल। मैदे को हम उस तरह से जो है वो सही होने वाला टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, जिससे फिर ये मसला बढ़ मसला जाता है। बढ़ जाता है। एक तो ये वजह सबसे बड़ी जो नौजवानों में ऐसा मामला हो रहा होता है। दूसरी खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसे बच्चे जो ग्रो वाली उम्र में, बढ़ने वाली उम्र में किसी ख़तरनाक बीमारी के ज़ेरे असर आ जाते हैं। हुँ, कोई टाइफाइड का अटैक हो सकता है, बचपन में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो हो सकता है, कोई और वायरल इन्फेक्शन टीबी का हो सकता है, कोई हैज़े का वबा का ज़ेरे असर आने हैं। ऐसे बच्चे जो फिर उस उम्र में किसी बीमारी के ज़ेरे असर रह रहे होते हैं, वो फिर बढ़ते-बढ़ते उनकी दिल की साख़्त उतनी मज़बूत नहीं रहती है, हुँ, उम्र के साथ-साथ। उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ता, तो फिर वो कोई भी दबाव, कोई भी बोझ लेने की वजह से जो है वो उन पर दिल का आर्ज़ा लाहक हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। नुकसान है। तीसरी वजह ये होती है हमारे घरेलू झगड़े। हुँ, हमारे घर में जो हैं वो अमूमी तौर पर वालदैन के या वालदैन के साथ वालों के कुछ झगड़े जो रोज़ाना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन। रोज़ाना किसी न किसी दबाव में जा रहे हैं, किसी न किसी प्रेशर में जा रहे हैं। अब सारा दिन काम करके घर जाएँ तो घर में नया झगड़ा शुरू हुआ है। हुँ, किसी न किसी बात पे बहस शुरू हुई हुई है और वो गैर ज़रूरी तौर पर वो आपको प्रेशर कर रही है। वो एक बड़ी वजह बनती है कि बच्चे फिर वो फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे होते हैं। जिस्मानी दबाव ले के फिर उन पर वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस तरह की कैफ़ियत बन जाती है। कुछ लोग जो हैं, उनका सफ़र बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, उन्होंने सफ़र बहुत ज़्यादा करना होता है, तो दौरान सफ़र उनकी जो डाइट है, वो सही नहीं रह पा रही होती है। बिल्कुल, कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी सोए, कभी नहीं नहीं सोए। सोए। वो फिर जिस्मानी ज़रूरतें उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो उसका भी असर दिल पर कहीं न कहीं आ रहा होता है। हुँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे आपने वो ड्रग की शक्ल में कहा, जी, वो भी नौजवानों में इस तरह के मसाइल काफ़ी पैदा कर देते हैं। ठीक। हकीम साहब दूसरा ये बताइएगा कि गैर ज़रूरी पिल्स जो हम आपने ज़िक्र कर ही लिया है, गैर ज़रूरी पिल्स, क्या ये ज़रूरी है कि हमें विटामिन की पिल्स लेनी चाहिए? विटामिन की मल्टीविटामिन ए टू ज़ेड विटामिन लेनी चाहिए या फॉलिक एसिड की विटामिन्स लेनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि पिल्स ही लेनी चाहिए, तो हम अपने विटामिन्स पूरे कर सकते हैं? और ये गैर ज़रूरी अद्वियात जो हैं, वो दिल पर कितनी असर करती हैं? बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल, ये दिल पर बहुत ज़्यादा असर देता है। नींद की गोलियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिल पर असरात लेकर आता है। अ, बहुत अरसे तक बहुत ज़्यादा, ये तो अभी बहुत सारे जो मुआलिज डॉक्टर हैं वो भी बता चुके हैं कि आपको पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ये विटामिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्योंकि हमारी बॉडी बना नहीं रही है। हुँ, तो जब बॉडी बना नहीं रही है तो उसको ग़िज़ा उस तरह से देनी चाहिए। ठीक। हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं उसको उस हिसाब से, और ग़िज़ा का बेहतरीन तरीक़ाकार है। हर मौसम के हिसाब से अल्लाह ने सब्ज़ियाँ दी हैं, हर मौसम के हिसाब से अल्लाह ने फल फल दिए दिए, हैं। बिल्कुल। हर मौसम के हिसाब से ही अल्लाह, ये हमारा ख़ित्ता ऐसा है, हमें बहुत सारे मौसम मिलते हैं। हुँ, आप देखें, कहीं सर्दी है तो सर्दी ही है, सर्दी है कहीं बिल्कुल, गर्मी है तो गर्मी ही गर्मी है, है। उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। तो वो जब इन मौसमों में आते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो रह नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जी, तो हमारा सख्त जान खित्ता है कि हम सारा कुछ ही बर्दाश्त कर जाते हैं। बर्दाश्त कर जाते हैं बिल्कुल। हर चीज़ जमी भी खा जाते हैं, हर चीज़ ताज़ा भी खा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन तरीक़ाकार इलाज ये है कि हर मौसम के हिसाब से वो चीज़ें इस्तेमाल करें और वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उनकी मुनासिबत मिक़दार के साथ इस्तेमाल करें। हर इंसान का मिज़ाज अपना है, उस हिसाब से वो उसको मैनेज कर सकता है कि हुँ। मैं किस तरह से ले सकता हूँ। आखिर में हकीम साहब बड़ा अहम सवाल है और नशिस्त तो काफ़ी लंबी जानी चाहिए लेकिन मेरे दिल में और भी बहुत सारे सवालात हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों के अंदर असाबी कमज़ोरी की वजह से जो उनकी आईसाइट वीक हो जाती है और जवानी में ही आईसाइट वीक हो जाना या जवानी के अंदर ही बाल सफ़ेद हो जाना और छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाना, 14 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा, बाल सफ़ेद हो गए हैं, आईसाइट लग गई है, ऐनक लग गई है। हमारा एक चाइल्ड स्टार है अहमद शाह, ऐनक लगी हुई है। तो क्या वजह है और इसे क्योर कैसे किया जाना चाहिए? क्या खुराकें खानी चाहिए? माँ-बाप को क्या करना चाहिए? बच्चों के अमराज़ में हमें सबसे पहले
बच्चे के दुनिया में आने से पहले सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। ठीक। एक तो होता है बच्चे के पैदाइश के बाद उसकी सेहत का ख्याल, असल ख्याल होता है माँ के पेट में उसका क्या ख्याल किया जा रहा है। बच्चा जब माँ के पेट में है तो माँ कौन सी खुराकें खुराक इस्तेमाल खा कर रही रही है, है, जंक फूड खा रही है या क्या इस्तेमाल कर रही है, कितने घंटे सो रही है, और किस हद तक उसका जहन जो है वो डिप्रेशन से पाक है, दबाव से पाक है। वो जितना उस पर दबाव आएगा, जितनी खुराक की उसको कमी होगी, फोलिक कम मिलेंगे, उनको आयरन कम मिलेगा, कैल्शियम कम मिलेगा, उस मुनासबत से ही बच्चे पर असरअंदाज हो जाती है। ऐसे बच्चे फिर जो बाई बर्थ इस तरह की कैफियत में आते हैं तो फिर वो वक्त के साथ जो है वो कैरी नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उनमें फिर नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, वक़्त से पहले बाल का सफ़ेद हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। कुछ बच्चों को पैदा होने के बाद काफ़ी अमराज़ पैदा होते हैं, मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि 1 डेढ़ माह के बच्चे को यरकान हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है। पीलाहट हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर कभी 2 माह, ढाई माह, 3 माह के बच्चों में बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन, डायरिया शुरू हो जाता है। वो फिर जिस्म के अंदर जो उसकी पानी की मिकदार है वो पूरी नहीं रह पाती है, जिस्म का पूरा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, दिमागी दबाव बढ़ जाता है, उससे फिर बालों में इस तरह के असरात आ जाते हैं। जी। तो हमें उसकी बेसिक वजह को जान के कि ये कहाँ बीमारी हुई, किस वजह से ऐसा हुआ, फिर उस मुनासबत से हमें आगे चलना पड़ेगा। अमूमी तौर पर जब बच्चे 11-12 साल की उम्र में हों और आपको लगे उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है या वो बढ़ सही नहीं रहा या उसका हाइट नहीं ठीक हो रही, तो एक नुस्खा मैं दे देता हूँ, जी। वो आप उनके इस्तेमाल में रखें। सब लोग 11 बादाम की गिरियाँ ये रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह इनके छिलके उतार के इसमें 11 ही मेवे, किशमिश, सौंगी जो होती है, ये इस्तेमाल करवा दें। और इसके साथ अगर तो बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो इसमें 3 काली मिर्च डाल दें ठीक। इसी में ही। अगर ज़्यादा नहीं है तो यही 2 चीज़ें, इनको मिक्स करके एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बन जाएगा। ये आधा चम्मच, या बच्चा वैसे खा ले तो ये सुबह खिला दें, साथ उनको गाय का दूध जो है वो इस्तेमाल करवाएं जी, उसका नाश्ता करवा दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो बच्चा बढ़ेगा भी, उसको भूलने की बीमारी भी नहीं रहेगी, दबाव भी नहीं लेगा। और जो लोग 12 साल की उम्र से बच्चे ज़्यादा हैं और पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उनको नज़ला ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, आई साइड कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए एक नुस्खा है हलीला ज़र्द। हलीला ज़र्द, हरीड़ इसको कहते हैं। हरीड़ का मुरब्बा बड़ा मशहूर है, हरीड़ आपने का भी मुरब्बा। खाया होगा। जी, जी, बिल्कुल। हलीला ज़र्द ले लेनी है, गुठली निकाल के उसके छिलके ले लेने हैं और उसके बराबर वज़न सौंफ, ठीक। सौंफ और हलीला ज़र्द, ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न पीस के जितना इनका वज़न हो उस मुनासबत से इसको घी में भून लें। मतलब ये 100 ग्राम हो तो देसी 200 घी ग्राम में। देसी घी में लेके इसको सुरख कर लें। ठीक। सुरख करके रख लें और साथ इसमें चीनी मिक्स कर लें इसके बराबर वज़न। ठीक। ये रोज़ रात को आधा चम्मच ठीक है। नीम गर्म दूध के साथ या पानी से ले लें, इससे पेट भी साफ़ हो जाएगा, कब्ज़ भी नहीं हुआ करेगी, नज़र भी तेज़ हो जाएगी, जो धुंधलाहटपन आ रहा है वो भी इसके साथ ठीक हो ठीक जाएगा। है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। हमने हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ साहब से बहुत एक जेनेरिक पॉडकास्ट किया है। हम मैदे के अमराज से हम शुरू हुए हैं और बच्चों के अमराज तक हम आए हैं। ये एक बहुत ही दबीज़ पॉडकास्ट था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम हकीम साहब के साथ अगले आने वाले पॉडकास्ट में तिब्बे नबवी के हवाले से भी एक पॉडकास्ट करेंगे। अगर आप तिब्बे नबवी के हवाले से पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।